Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with MCQ of questions for CMA final paper number 19 of Cost and Management Audit. ये जो पेपर नंबर 19 है वो CMA फाइनल के लिए है और आज मैं ये जो बीट क्वेश्चंस है जो CMA इंस्टीट्यूट ही रिलीज किया है फॉर CMA फाइनल स्टूडेंट्स उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आज इसका डिस्कस करने वाला हूं। आपको मैं बता दूं पेपर नंबर 13 है ना कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस, उसका मैं टोटल बीट क्वेश्चंस एमसीक्यू जितना भी क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं यूट्यूब पे। अगर आपको देखना है तो प्लीज एक बार मेरे चैनल को विजिट करें, आप देख सकते हैं वहां से जाकर के। टोटल एमसीक्यू लॉ का अपलोडेड है और मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का एमसीक्यू क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये होगा कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ वीडियो अपलोड करना। सो फ्रेंड्स इफ यू सपोर्ट मी देन ओनली आई विल अपलोडिंग रेगुलर वीडियो, बिकॉज अभी स्टार्ट जब किया हूँ तो वीडियो का जो व्यू नहीं जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है अपलोडिंग करना। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स please share my videos so that I will also get benefit and you will also get benefit by uploading this video. So friends अब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है पार्ट सी ऑफ द नेक्स्ट टू द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन CRA3 डील्स विद। CRA3 जो होता है ना फॉर्म नंबर होता है कोस्ट ऑडिट का, तो कोस्ट ऑडिट का जो फॉर्म CRA3 होता है उसको बोलता है कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, CRA3 मीन्स जो फॉर्म होता है उसको बोल जाता है कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो बोलता है कि इसका जो अनेक्सर होता है ना कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट का, उस जो अनेक्सर होता है अनेक्सर को 4 भाग में डिवीजन किया गया है। अनेक्सर आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, तो इसका जो पार्ट सी होता है ना वो सर्विस सेक्टर होता है। 1 मिनट आई विल हाईलाइट इट। पार्ट सी सर्विस सेक्टर होगा। ठीक है, विल टेक अनदर कलर प्लीज 1 मिनट। सर्विस सेक्टर आपको मैं बता दूं जो पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो 4 भाग में बांटा गया है। इसका जो अनेक्सर है 4 भाग में बांटा गया है। पार्ट ए में कोई हेडिंग नहीं है बट उसमें जनरल इंफॉर्मेशन उसमें आया हुआ लिखा हुआ है। इस टोटल जो पार्ट बी है ना पार्ट बी, उसमें पार्ट बी का हेडिंग है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट। और पार्ट सी सर्विस सेक्टर होता है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो हेडिंग है ना पार्ट बी होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड पार्ट सी सर्विस सेक्टर, दोनों का जो अंदर का कंटेंट होता है वो सेम होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पार्ट सी ऑफ द अनेक्सर, तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर होगा। पार्ट सी ऑफ अनेक्सर कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ इन CRA3 डील्स विद सर्विस सेक्टर। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी होगा सर्विस सेक्टर। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता जा रहा हूं कि जिससे कि क्वेश्चन अगर कुछ और बन जाए इससे रिलेटेड CRA3 कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट अनेक्सर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन जाए तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। जैसे पार्ट बी अगर पूछेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, पार्ट सी पूछा तो सर्विस सेक्टर होगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 2। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज ए कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन। जो CAS 8 होता है ना वो क्या बताता है? CAS 8 किसके लिए आया है? कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन यूटिलिटी कॉस्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। सेकंड का भी होगा यूटिलिटी कॉस्ट। Under the generally accepted cost accounting principle, the cost of cane supplied from on farm to the sugar mill is treated as a direct material cost होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है तो डायरेक्ट प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल होता है वो भी इंक्लूड होता है और जो फ्राइट चार्जेस होता है वो भी इंक्लूड होता है, तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग GACAP के अनुसार द कॉस्ट ऑफ केन सप्लाइड फ्रॉम ओन फार्म टू शुगर मिल, अपना खुद का खेत से शुगर मिल में शुगर केन सप्लाई कर रहा है जिससे कि शुगर वगैरह बनेगा,
तो वो क्या कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, उसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूम हो रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा, इसलिए 3 का होगा। कंजम्पशन ऑफ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज मैंडेटरी फॉर। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना ऑडिट कमिटी का, जो बोर्ड करता है, वो किसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो पहले तो आप ये जान लें, जो ऑडिट कमेटी होता है वो एज पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है ऑडिट कमेटी। तो आपको ये भी जानना जरूरी है, जो ऑडिट कमेटी होता है वो कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी होता है। जो भी लिस्टेड कंपनी है उसको तो कंपलसरी है कि आपको ऑडिट कमेटी अपने कंपनी में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो फिर उसका अगर लोन, बोरोइंग, डिवेंचर या डिपॉजिट कोई भी अगर है, अगर एक्सीडिंग 50 करोड़, एंड एक और कंडीशन है, और है कोई भी कंडीशन, टर्नओवर अगर उस कंपनी का 100 करोड़ से ज्यादा अगर हो जाता है, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, तो उस कंपनी को एक ऑडिट कमेटी, अपने कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे पूछा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंडेटरी किसके लिए है, तो इस सभी लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, एंड दोस प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 4 का सी होगा। अब हम 5 में आ रहे हैं। 5 है कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 डील्स विद, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 क्या बताता है। जो कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, देयर आर 4 कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन कोस्ट ऑडिट में। तो कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 होता है, वो प्लानिंग बताता है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कोस्ट स्टेटमेंट बताता है, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101, एंड कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड A102 बताता है कोस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 बताता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट कोस्ट ऑडिटर, एंड कोस्ट ऑडिटिंग 104 बताता है नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इस प्रोसेस। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है ना कि कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 क्या होता है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 बताता है बी कोस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, as per the central excise valuation rules 2000, the assessable value of goods used by the captive consumption, इसका 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स होगा। अगर आपको जानना है कि ये क्वेश्चन कहां से उठाया, तो CAS 4 का अगर आप पढ़ें, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, तो उसमें सम दिया हुआ है, CAS 4 ओवर होने के बाद कुछ सम दिया हुआ है, उसमें अगर एसेसेबल वैल्यू निकालना होता है, जितना जो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है उसमें उसको 1010% करना पड़ता है, तो जाकर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया है, तो 6 का सी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये बोलता है ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हैज ए प्लांट कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 700 शू बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स, 700 शू बनाता है, 700 शू पर शिफ्ट बनाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 300 वर्किंग डेज, 300 वर्किंग डेज काम करता है कंपनी, 3 शिफ्ट में काम करता है, 8 घंटा करके एक शिफ्ट चलता है, विथ ए हाफ आवर रिसेस पर शिफ्ट, इट प्रोड्यूसेस 35.91 लाख शूज, द नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। आई एम सर्चिंग कैलकुलेटर, लेट्स 1 मिनट, आई विल टेक इट, 1 मिनट फ्रेंड्स।
because this is a numerical question na, I have to calculate it. Wait a minute. ये बोल रहा है कि एक्स ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैज प्लांट कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 700 शू बनाता है, पर शिफ्ट में 700 शू बनाता है। ठीक है, अभी कैलकुलेट करिए, 700 शू बनाता है पर शिफ्ट में, 700 शू बनाता है पर शिफ्ट में। फिर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 300 वर्किंग डेज, 300 वर्किंग डेज है, तो इसको इंटू करिए 300, इंटू करिए 300। फिर 3 शिफ्ट में काम करता है, 3 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, फिर 3 शिफ्ट को इंटू करिए, फिर बोलता है 8 आवर, फिर हाफ आवर रिसेस, उसमें हाफ आवर रिसेस है। ठीक है, तो इंटू 7.5 करिए। ठीक है, एंड तो जितना भी आएगा 1 मिनट, अगेन आई विल कैलकुलेट इट। 700 शू है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ वर्किंग, ड्यूरिंग द वर्किंग 300 वर्किंग डेज है, 3 शिफ्ट में काम करता है। ठीक है, 8 घंटा का एक शिफ्ट है, 8 घंटा एक शिफ्ट है, बट हाफ आवर रिसेस है, तो 7.5 होगा इंटू 7.5, जो टोटल आएगा वो नॉर्मल अवेलेबल कैपेसिटी होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉर्मल एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे कितना होगा। ठीक है, ये अवेलेबल कैपेसिटी आएगा, आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, इतना नॉर्मल कैपेसिटी आ रहा है 47.25 लाख। ठीक है, और पूछ रहा है नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले हमको 35, ये जो 35.91 लाख जो सूस दिया है ना, इसको ऊपर रखिए, एक्चुअल बाई नॉर्मल, एक्चुअल बाई नॉर्मल, एक्चुअल ये है और हम लोग का नॉर्मल इतना आया। ठीक है, तो एक्चुअल को ऊपर रखते हैं, 35.91, ठीक है, 35.91 डिवाइडेड बाई 47.25 आया था, 47.25। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप इक्वल टू करिए, इतना आया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, का आंसर आ गया 76%। ओके, तो इसका आंसर होगा 7 का बी 76%। वेट 1 मिनट, सेवन का बी 76। कैलकुलेटर यहाँ पे लाने का याद नहीं था, सो फ्रेंड्स भी मैं कैलकुलेटर लाया तो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। मिनट, प्रोप्राइटरी ऑडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट सीक्स टू इंश्योर दैट, जो प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है वो क्या बताता है? प्रोप्राइटरी ऑडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट सीक्स टू इंश्योर दैट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, तो प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या कहा जाता है? जो प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है ना, वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है फॉर द पब्लिक बेनिफिट के लिए प्रोप्राइटरी ऑडिट किया जाता है। ठीक है, तो पहला, पब्लिक मनी आर नॉट स्पेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर्स शुड एक्सरसाइज सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ आवर मनी, नो अथॉरिटी शुड पास एन ऑर्डर व्हिच विल बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफ ऑन एडवांटेज। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा 8 का डी। ये पब्लिक बेनिफिट के लिए प्रोप्राइटरी ऑडिट किया जाता है। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The cost accounting standard 15, CAS 15 is a cost accounting standard on selling and distribution overhead cost। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी।
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 होता है उसको बोला जाता है प्लानिंग एंड ऑडिट। 102 को कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 103 को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर एंड 104 को नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इस प्रोसेस एंड विद बिजनेस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। एक कंपनी इंगेज्ड इन वो कंपनी है इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस इज कवर्ड अंडर द कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट 2040 बट डज नॉट इंक्लूड। क्या नहीं होगा? जो SEZ है ना, वो कॉस्ट ऑडिट के प्रीव्यू से ही बाहर है, तो ऑप्शन सी होगा 11 का सी। A manufacturing unit sold during the financial year 16-17 the following financial data: नेट सेल दिया हुआ है 1250, एक्सपोर्ट इंसेंटिव 85, अदर इनकम 106, एडजस्टेड फिनिश्ड कॉस्ट 95, मटेरियल इतना दिया है, सैलरी इतना दिया है एंड ओवरहेड कॉस्ट टैक्स वगैरह दिया। तो बता पूछ रहा है कि द वैल्यू एडेड एज पर रूल्स। वैल्यू एडेड अगर आपको देखना है कि सम कहाँ पे है, आपका मैट का लास्ट में भी दिया है समय सम, स्टार्टिंग में जो कॉस्ट ऑडिट ओवर होता है वहाँ पे भी वैल्यू एडेड से रिलेटेड कुछ सम वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ पे वैल्यू एडेड निकालना पूछ रहा है कि वैल्यू एडेड एज पर रूल्स कितना होगा। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल अगेन कैलकुलेट इट। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। चलिए, वैल्यू एडेड एज पर रूल्स पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, पहले आप नेट सेल्स को ऐड करिए। सबसे ऊपर नेट सेल्स होता है 125 0 0। ठीक है, प्लस फिर है एक्सपोर्ट इंसेंटिव 85 प्लस 85 प्लस अदर इनकम को ऐड नहीं करना है, फिर एडजस्टेड इन फिनिश्ड कॉस्ट ऐड करना होता है। ये प्लस है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस होता है। अगर प्लस है तो प्लस करना है, माइनस होता है तो माइनस करना है। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस करना है 95। ओके, यू विल गेट इट 1430। ठीक है, 1430 आया आपका। फिर मटेरियल में कॉस्ट कितना है? मटेरियल कॉस्ट कितना लगा? 634। इसको रिड्यूस करना है 634, तो आपका आ जाएगा 796। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं 796 आ रहा है इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, योर आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी 796, 12 का बी। ट्वेल्व का बी 796। हाँ, एक और क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेशन पार्टी है। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन 35,000 का रॉयल्टी है
पेड कर रहा है प्रोडक्शन, जॉब चार्जेस है 20,000 रुपया, स्पेशल डिजाइन चार्जेस है 20,000 रुपया, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन 27 एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग 25 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर CS 10 पूछ रहा है। इसमें आपको टोटल ऐड कर देना है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग ऑन दिस क्वेश्चन। 35,000 मिनट 35,000, you can see it. Let's 1 minute, I will manage it. Okay friends, मैनेज नहीं हो रहा है, लाइट आ रहा है। ओके 35,000 हुआ। उसके बाद ऐड करिए 20,000, ऐड करिए 20,000, पूरा स्क्रीन दिख रहा है आपको। 20,000, फिर ऐड करिए 20,000 स्पेशल डिजाइन चार्जेस का, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस का 27,000 है, 27,000, फिर ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग 25,000 ट्रैवलिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 1,27,000 आया। तो 13 का डी होगा, 13 का डी। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड टू बेटर मैनेजमेंट विथ फोकस ऑन रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको एक क्वेश्चन देखना है कि यह क्वेश्चन कहाँ से लाया है, तो आपको इंटरनल ऑडिट जो चैप्टर है उसमें इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट को डिफरेंस किया हुआ है करके एक कॉलम बनाया है, वहीं से क्वेश्चन उठाया है। ये फर्स्ट लाइन में ही ऑपरेशनल ऑडिट का डिफरेंस पे दिया हुआ है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इसलिए 14 का सी, पेनल्टी पेड टू PF अथॉरिटी इज एक्सक्लूडेड, जो 15 एक्सक्लूडेड होता है 15 का बी इन एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है। आइटम अपीयरिंग ओनली इन कॉस्ट रिकॉर्ड इज, आइटम अपीयरिंग ओनली इन कॉस्ट रिकॉर्ड इज नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 16 का डी। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगा, मिनट आई विल इरेज इट। प्रोडक्टिविटी होगा, प्रोडक्टिविटी एनालिसिस इज इवेल्युएशन ऑफ एवरी रिसोर्स डिक्लेयर्ड इन द इंडस्ट्री। 17 का सी। 18 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज पर द सेकंड शेड्यूल इन कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। इसमें से कौन सा है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज पर सेकंड शेड्यूल से। सेकंड शेड्यूल में कौन इसमें है जो नहीं है? इसमें if he or she fails to invite attention material, ये तो है। he or she does not exercise due diligence, ये भी है। he or she report a material misstatement known to her, ये भी है, ये भी है। 18 का डी, ये नहीं है। In the opinion of the council, he or she brings disparate in the profession in institute as a result whether or not in professional work। 18 का डी। In which CRA form the cost audit report of a company filed with the central government, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बीच CRA फॉर्म पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी फाइल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA फॉर्म फाइल करता है कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिटर। जिस दिन कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा उस दिन से 30 दिन के भीतर कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो 19 का ए होगा। CAS 23 डील्स विथ ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। 20 का सी। As per the cost auditing standard 101, the risk of material misstatement has two component। दो कंपोनेंट क्या होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के हिसाब से दो को कौन सा रिस्क है
मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ, तो इसको बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर ए, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 22, as per part D para 4 of the company cost record and audit rules 2014, the value addition and distribution of earning are to be computed based on audited financial statement होगा। जो वैल्यू एडिशन होता है ना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग होता है वो कंप्यूट होता है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 22 का ए। 23, द ऑडिट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन डिपिक्टिंग सोशल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस इन कंट्रास्ट टू नॉर्मल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजर डिफरेंशियल डाटा, ये सोशल ऑडिट है। 23 का सी। Which of the following is not a professional misconduct as per first schedule of the cost of work accounting certificate in relation to cost accounted in practice? Pay or allowance, pay or allow or agree to pay or allow directly, indirectly any share, commission or brokerage in the fees or profit as per the professional work to any person other than member, ये तो फर्स्ट शेड्यूल में ही आता है। इंटर इनटू पार्टनरशिप और आउटसाइड एंड विथ एनी पर्सन और कोस्ट अकाउंट प्रैक्टिस, ये भी फर्स्ट शेड्यूल में। एडवर्टाइज हिज और हर प्रोफेशनल, ये तो फर्स्ट शेड्यूल में आता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, हाँ ये नहीं आता है, ये सेकंड शेड्यूल में आता है। ये जो होता है ना, एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन ऑफ कोस्ट और प्राइसिंग स्टेटमेंट ऑन एनी बिजनेस और इंटरप्राइज इन विच और ही और हर फर्म पार्टनर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ए शेड्यूल 2 में आता है, सेकंड शेड्यूल में आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। तो 24 का डी होगा और सब फर्स्ट शेड्यूल में आता है, सेकंड शेड्यूल में आता है। 24 का डी। रेमुनरेशन ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज ट्रीटेड एज, जो रेमुनरेशन होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है। 25 का बी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एज पर द कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, the activity of overburden removal cost that benefit the identified component of an ore to be mined by the activity known as a stripping activity। 26 का C, stripping activity। cost information enable, cost information 27 का A। cost information enables the organization to structure the cost, understand it and use it for communicating the stakeholders। 27 का A। 28, costing is an important tool, costing is an important tool क्या होता है, organizational performance in terms of shareholder value। Costing is an important tool in assessing organizational performance in terms of shareholder and stakeholder value। 28 का C, assessing। Costing includes product, process and resource related information covering the tasks of the organization and its value chain functions। कॉस्टिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट, कॉस्टिंग इंक्लूड करता है प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कवरिंग द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब फंक्शन है, प्रोडक्ट, प्रोसेस और रिसोर्स रिलेटेड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वैल्यू चेन। 29 का डी। 30, कॉस्ट रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड ऑन, कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, कॉस्ट रिकॉर्ड एक्यूरेल बेसिस से मेंटेन किया जाता है। 30 का ए। 31, कॉस्ट ऑडिट represent true and fair view of the of any product। cost of production, cost audit report, जो cost audit represent करता है true and fair view of the cost of production of any product। 31 का C। 32, cost audit cannot be conducted by a chartered accountant। 32 का C। 33, the cost auditor appointed has to render the cost
the cost auditor appointed has to render the cost audit report to the board of director of the company as per the specified form. ये तो CRA 3 में देता है cost auditor कंपनी को. 33 का A. The cost record are to be maintained as per CRA 1. कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होता है CRA 1 में, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होता है CRA 2 में. इंटीमेशन करता है, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है तो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को. CRA 3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होता है जो कि जमा करता है कॉस्ट ऑडिटर कंपनी को, और CRA 4 होता है जो कि कंपनी जिस दिन रिसीव करता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिटर, उस दिन से विथिन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करेगा इन CRA 4 फॉर्म में. तो कंप्लीट हो गया चारों फॉर्म. यहाँ इसका आंसर होगा मेंटेन किया जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड CRA 1 में, तो इसका आंसर होगा 34 का B. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. 35. क्वेश्चन नंबर 35. Sugar and industrial alcohol belongs to regulated sector. Belongs to regulated sector for the purpose of application of cost record. Regulated sector में क्या क्या आता है? टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स, एंड जो लास्ट वन होता है 6 वन वही होता है सुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल. तो 35 का ये रेगुलेटेड सेक्टर. कोस्ट ऑडिट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर. कोस्ट ऑडिट कब आया था सबसे पहले? 1965 में आया. 36 का B. 36 का B 1965. क्वेश्चन नंबर 37. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीजेस द कोस्ट ऑडिट रूल्स CRA rules 2014 in pursuance to the power invested it with section 148 of the Company Act 2013. 37 का B. CRA rules 2014 सस्पेंड. क्या क्या सस्पेंड किया CRA रूल्स आने से? 2014 आने से जो CRA रूल्स 2014 आने से क्या क्या सस्पेंड हो गया? एक कंपनी कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रूल्स 2011 वो भी सस्पेंड हो गया. कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स 2011 भी सस्पेंड हो गया. टेलीकम्युनिकेशन 2011 भी सस्पेंड हो गया. मीन्स 38 का D. ऑल ऑफ द एबव. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. द प्रोविजन रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1965. 39 का B. बाय द अमेंडमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 1956. ठीक है. 39 का B 1965. The CRA rules 2014 is not applicable on micro, small and medium enterprises. So friends, आज मैं क्वेश्चन नंबर 40 तक ही रखता हूँ. From tomorrow I will start uploading from question number 41. सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. कल मैं और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं अपलोड करूंगा. सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.